गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। हमारे आज का चैप्टर जो है वो है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस से आप क्या समझते हैं, उसके नेचर्स क्या होते हैं, उसके स्कोप या इम्पोर्टेंस की जब मैं बात करूं तो वो क्या क्या होते हैं। बेसिकली जब आप इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है, मतलब जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, तो जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई डिसीजंस लेते हैं या आप बिजनेस करते हैं और कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस उसके अंदर लेते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, इंटरनेशनल फाइनेंस। अब हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, आप अपने घर में भी एक प्रॉपर सिस्टम या प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो मैनेज करते हैं। जब आप फाइनेंशियल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप जब फाइनेंशियल जो चीजें रहती है उसको कैसे मंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने जब बजटरी सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल देके समझाया था कि आप बजट जो है वो घर में भी बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आपके बिजनेस में भी बजट बनाते हैं। इसी तरह जब आप फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं तो आप जब अपने कंट्री में जो फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो अप्लाई करते हैं तो ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन आप इंटरनेशनल लेवल पर भी अप्लाई करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ आपकी ही कंट्री नहीं, दूसरी कंट्रीज भी क्या करती है, फाइनेंस से रिलेटेड जो लिस्ट होती है या फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो तैयार करते हैं। ये सब क्यों की जाती है, जिसके थ्रू आपको क्या मिल सके, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ ही साथ आपको इससे फायदा मिल सके। तो बेसिकली जब मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात करती हूँ तो एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी प्रोसेस जो कि आपको क्या कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी हेल्प कर रही है और इस डिसीजन से आपको बिजनेस में भी हेल्प मिल रहा है, साथ ही साथ आपकी जो इकोनॉमिक कंट्री की ग्रोथ है उसे भी हेल्प मिल रहा है और इससे आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस का भी पता लगता रहता है। तो बेसिकली जब आप इंटरनेशनल फाइनेंस की स्टडी करते हैं या आप इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम्स को समझते हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंस कैसे है, जब आप इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आप कोई डिसीजंस मैनेजमेंट जो है वो कर रखते हैं। क्योंकि हमें पता है जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कैसा होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है। हम कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो किस लेवल तक करते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक करते हैं। भैया कुछ फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज या बिजनेस हमारे यहाँ आकर बिजनेस करते हैं, कुछ हमारे यहाँ की इंडिया की बनी हुई कंपनीज जो है वो फॉरेन में जाकर या अदर कंट्रीज में जाकर क्या करती है, बिजनेस करती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम आपको आपका बिजनेस करने का एक तरीका बताता है, साथ ही साथ आपको एक मैनेजमेंट जो है वो तैयार कर देता है कि इससे आपको ये पता चल सकता है कि जब आप दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस करते हैं तो उससे आपका फाइनेंशियल कंडीशन या आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके का है। तो जब आप फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात करते हैं तो दो तरीके के फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अपना खुद का कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम विच इज कॉल्ड ओन फाइनेंशियल सिस्टम एंड जिसको आप नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम भी कह सकते हैं कि जो कि आपके राष्ट्रीय स्तर पर या आप नेशनल के अकॉर्डिंग या नेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो फाइनेंशियल डिसीजंस जो लेते हैं या सिस्टम बनाते हैं उसे आप बोलते हो नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। एंड देन सेकंड इज अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। जब आप कोई फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल प्रोसेस अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजंस लेते हैं या उसका कोई मैनेजमेंट जो है वो चलाते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बोलोगे। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी कि इसके नेचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल स्टडीज करते हैं या फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो उसमें आपके कौन कौन से ऐसे नेचर्स होते हैं या कौन कौन से ऐसे आप स्कोप या नेचर से इंपॉर्टेंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, आपका डिसीजन या मैनेजमेंट चला रहे हैं। तो फर्स्ट नेचर है विच इज कॉल्ड रिस्क एंड ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड।
जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया ये किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड। तो ट्रेड मतलब आप जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, सामान बाहर से मंगवाते हैं और अपनी कंट्री का सामान जो है वो बाहर बेचते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का रिस्क एंड ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें साथ ही साथ रिस्क भी होती है और क्या होती है, ग्रोथ भी होती है। रिस्क कैसे, क्योंकि वो अदर कंट्री है, उसके जो डिसीजंस होंगे वो अलग होंगे, उसकी जो डेमोक्रेसी है वो अलग होगी आपकी कंट्री से, तो उसमें जाकर के बिजनेस करना, या उस कंट्री को भी जब आपकी कंट्री में आएंगे तो उनको भी डिफिकल्टीज या रिस्क का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को कन्वेंस करना और बिजनेस जो है वो सेटअप करना ना उनके लिए आसान होता है ना हम लोगों के लिए आसान होता है। तो इसके लिए ही आप जब बिजनेस स्टार्टअप करते हैं किसी अदर कंट्री में जाकर के, तो ये आपके लिए क्या होता है, रिस्क जनरेटिंग या रिस्क से रिलेटेड होती है। साथ ही साथ इससे आपको ग्रोथ भी मिलती है। ग्रोथ इन द सेंस कि अगर आप अदर कंट्रीज में जाकर अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप करेंगे तो इससे क्या हो रही है आपको ग्रोथ, मतलब कि आपका बिजनेस क्या हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, साथ ही साथ एक्सपांड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो यही चीजें जो है वो रिस्क भी रहती है। और जब आप बिजनेस में फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन या इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपकी जो है वो रिस्क जनरेटिंग भी होता है, इसमें आपको रिस्क का भी सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ ये आगे चल के आपको क्या देता है, ग्रोथ भी देता है। जब आप बिजनेस करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो इसमें रिस्क के साथ साथ ग्रोथ भी इन्वॉल्व होती है। अगर आपका बिजनेस उधर दूसरी कंट्री में अच्छा चल गया तो फिर तो आपको उसमें क्या मिलेगी, हमेशा ग्रोथ, मतलब कि उसमें एक्सपांडेड ही मिलना है और इससे आपको प्रॉफिट अर्निंग जो है बिजनेस में होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अब जब आप ब्रांचेस की बात करते हैं तो आपकी खुद की एक कंट्री की अलग ब्रांच होती है, दूसरी कंट्री की अलग ब्रांच होती है। मान लीजिए हमारी इंडिया है तो इंडिया के लिए एक अलग ब्रांच इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है, हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर रहता है। फिर ऐसे जो दूसरी कंट्री है उसका कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो अलग तरीके से लेगा उसके फाइनेंशियल डिसीजन। तो ये सारी चीजें क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई फाइनेंशियल डिसीजंस बता रहे हैं, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने फाइनेंस को दर्शा रहे हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अदर इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस होते हैं, तो इसे आप क्या बोलते हो, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जब आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस, मतलब कि बहुत सारे समूह का गठन है। जब अर्थशास्त्र क्या है, बहुत सारे समूह का गठन है, मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बहुत फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारी कंट्रीज की है, वो सब क्या हो रहा है, एक जगह पर इकट्ठा होकर कोई फाइनेंशियल डिसीजंस एक साथ जो है वो अपने अपने कंट्रीज के बता रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। फिर नेक्स्ट हमने बात की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जब आप फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं और वो भी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो ये क्या एक तरीके का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्रीज के साथ में एक्सचेंज करते हैं कोई सी भी चीज, तो ये एक ऐसा बाजार या एक ऐसा मार्केट बन जाता है जहाँ पर आप इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज इन द सेंस कि आप अगर कोई इंडियन बिजनेसमैन है और वो अदर कंट्रीज में जाकर के अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है तो वो कैसा होगा, फॉरेन एक्सचेंज। फिर तो वो उसकी डेमोक्रेसी को भी अपनाएगा, साथ ही साथ उसके बिजनेस एलिमेंट्स को भी अपनाएगा, उसके जो बिजनेस रूल्स रेगुलेशंस है उन्हें भी अपनाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। मतलब ऐसे मार्केट में जाकर आप जो है वो वर्क कर रहे हैं जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज के साथ आप क्या कर रहे हो, अपने मार्केट को एक्सचेंज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट हमने बात की फाइनेंसिंग डिसीजंस। इंटरनेशनल सिस्टम जो रहता है वो आपके लिए क्या करता है, फाइनेंशियल डिसीजंस के काम करता है। जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, लाइक अगर हमारे यहाँ इंडिया में कोई फाइनेंशियल मिनिस्टर्स जो भी डिसीजंस लेते हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल को स्टडी करने के बाद लेते हैं। मतलब पहले वो ये जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है और उसके बाद फिर अपनी कंट्री की जो है वो डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। आपको पता ही होगा जब हमारे साल में एक बजट आता है
तो उस बजट को कौन डिफाइन करता है? हमारे यहाँ का फाइनेंशियल मिनिस्टर डिफाइन करता है। फिर अलग अलग स्टेट के भी फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, वो फिर स्टेट के जो रहता है वो बजट डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का चेन है, एक तरीके की चेन चल रही है जो कि क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कैसे, किस तरीके से कनेक्टेड है? पहले कोई भी फाइनेंशियल मिनिस्टर होगा या फाइनेंशियल मिनिस्टर की जो भी टीम होगी वो पहले इंटरनेशनल फाइनेंस को स्टडी करेगी, या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीजें हैं उसको स्टडी करने के बाद जो है अपनी कंट्री का फाइनेंशियल डिसीजन, जिसे आप बजट बोलते हैं, उसे वो क्या करेगी, सुनाएगी। आप हर साल बजट सुनते हैं कि इस साल जो है वो ट्रेन में कितना, रेल बजट कितना आया, या अदर बजट जो है वो कितना आया, या हर एक साल जो होम जो फाइनेंशियल मिनिस्टर रहता है वो एक अनाउंसमेंट करता है फाइनेंशियल ईयर के बाद कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको कितना बजट जो है वो तैयार किया गया है। उसके साथ साथ वो जो न्यू स्कीम्स रहती है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंकिंग स्कीम्स जो भी रहती है, वो सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है वो बताता है। तो वो किस एस्पेक्ट से बताता है? वो सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करने के बाद जो है वो डिसीजन दिया जाता है। देन फिर आपको एज अ कंट्री मेंबर या एज अ पीपल जो है वो बताया जाता है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज का मैनेजमेंट। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, चाहे आप आपकी कंट्री में करो चाहे आप दूसरी कंट्री में जाकर करो, फिर भी आपका जो असेट्स एंड लायबिलिटीज का मैनेजमेंट होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसी के थ्रू आप जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस दूसरी कंट्रीज में प्लस आपके कंट्री में भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा यहाँ पर इंडिया में एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अब मुझे जो है वो और एक्सपांड करना है, अपना बिजनेस और ज्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, दूसरी कंट्रीज में जाकर अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करूंगी। तो उसके लिए जब मैं दूसरी कंट्रीज में गई तो मेरे लिए थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। अब रिस्क इन द सेंस क्या रहेगा कि भैया दूसरी कंट्रीज है तो लोग जो है वो मेरे प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये एक रिस्क जो है वो हमेशा आपको रहता है। बट फिर भी मैंने रिस्क कि यहाँ पर अगर इंडिया में पसंद आया तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो बाहर भी पसंद आना चाहिए। इस एस्पेक्ट से मैं क्या करूंगी, अपने बिजनेस को बाहर फॉरेन कंट्री में स्टैब्लिश करूंगी। बट मेरे लिए रिस्क क्या है कि वहाँ की डेमोक्रेसी को अपनाना, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो बिजनेसेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए बने हैं उन्हें अपनाना, साथ ही साथ वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है उसे पता करना कि ग्रोथ जो है वो तो हम हर साल पता करते हैं कि इस कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल ग्रोथ इकोनॉमिक जो है वो किस तरीके की। अब यहाँ पर हमारी करेंसी क्या चलती है, रुपीज चलती है, और दूसरी कंट्री में हमारा जो है रुपीज थोड़ा चलेगा, वो कंट्री के हिसाब से जो है वो चेंज आउट होगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल कंडीशंस को स्टडी करना एंड देन फिर उसका क्या करना, हमारा बिजनेस स्टैब्लिश करना। तो इसमें क्या है, साथ ही साथ रिस्क भी है, उनकी फाइनेंशियल डिसीजंस को भी हम समझ रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है एक नेचर या स्कोप आप बोल सकते हो जो कि फाइनेंशियल सिस्टम के देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात आप करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें या ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इन सारे एस्पेक्ट्स के थ्रू आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर आप फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो ये थे स्कोप्स एंड नेचर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की, कि जब आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो आपका एनवायरनमेंट मतलब कि आसपास का एरिया जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का किस तरीके का है। अब एनवायरनमेंट से आप समझिए कि आप जब बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या किया जाता है, बिजनेस के डिसीजन या बिजनेस को भी एनालाइज किया जाता है, या बिजनेस एनवायरनमेंट आपने एक सब्जेक्ट जो है वो स्टडी किया होगा विच इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, मतलब बिजनेस का पूरा एनवायरनमेंट कैसा है, उसका वातावरण किस तरीके का रहता है, ऑर्गेनाइजेशन को आप किस तरीके से पॉजिटिव बना सकते हो, किस तरीके से क्या क्या चीजें फॉलो होना चाहिए, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज होना चाहिए ताकि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सके, साथ ही साथ उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सके। उसी तरीके से एक फाइनेंशियल सिस्टम भी होता है।
जब आप फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हो तो चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, दोनों एस्पेक्ट से आपको एक फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करके रखना और साथ ही साथ उनका एक एनवायरनमेंट होता है विच इज कॉल्ड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट कब आएगा? जब आप सभी लोग जो है वो अच्छे से वर्क करेंगे, आप सभी जो है वो इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो आपकी कंट्री की अच्छी होगी, तो ही तो आप इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या कर पाओगे, कंपटीशन कर पाओगे। जब हम हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं तो हमारा इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री में आता है, डेवलपिंग कंट्री में आता है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता। तो वो किस लिए नहीं आ पाया? क्योंकि हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी नहीं हो पाई है। तो यही सारी चीजें जो है वो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को बताती है कि आप किस किस तरीके से जो है फाइनेंशियल सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं एंड देन उसको किस किस तरीके से आप उसके डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका जो इन्वायरमेंट रहता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो किस तरीके का है। तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम कौन बता सकता है? आपका फाइनेंशियल इन्वायरमेंट बता सकता है। तो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट इन तीन सिस्टम से मिलकर बना है। फर्स्ट है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, सेकंड इज बैंकिंग सिस्टम एंड थर्ड इज मल्टीलैटरल एजेंसीज। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है या जो भी फाइनेंशियल हेल्प है वो आपकी किस तरीके से हो रही है या किस तरीके से आप आपके फाइनेंस को ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले कुछ क्लासेस में भी बताया था कि आप लाइक अगर म्यूचुअल घर में इन्वेस्ट करते हैं तो घर का पैसा बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। जब आप किसी एजेंसीज में लाइक LIC हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ या अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ तो उसमें जब आप पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बदले जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उससे क्या होगा, आपका इंटरनेशनल लेवल पे साथ ही साथ नेशनल लेवल पर भी आपकी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट होगी। तो उससे आपका एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिखेगा कि नहीं आपका जो कंट्री का एनवायरनमेंट है वो अच्छा है। और फिर आपकी कंट्री की क्या होगी, एक कॉम्पिटिशन के थ्रू आपकी कंट्री की लिस्ट तैयार होगी जिसमें आपका कंट्री का नाम सेकेंड या थर्ड पोजीशंस पे अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल डिसीजंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल स्टेटस फिर आपकी जो कंट्री की पोजीशंस है वो डिसाइड की जाएगी। तो वो पोजीशंस किस लेवल पे की जाती है? ये 3 लेवल पर कि आपका जो है फाइनेंशियल कंडीशंस या फाइनेंशियल एनवायरनमेंट कैसा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल जो भी चलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वो सभी अपना वर्क किस तरीके से कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी रहते हैं वो वर्क किस तरीके से कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका बैंकिंग सेक्टर, सेकेंड इज बैंकिंग सिस्टम, आपका बैंकिंग सिस्टम जो है वो किस तरीके का है, जो पब्लिक बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क आउट कर रही है, जो प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम है या प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकें हैं वो किस तरीके से आपकी कंट्री में वर्क कर रही है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के बाद ही कोई इंटरनेशनल लेवल पे आप आपका डिसीजन या एनवायरनमेंट को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीलैटरल एजेंसी। मल्टीलैटरल एजेंसी वही होती है जो मल्टीलैटरल मतलब सभी प्रकार के काम कर रही है, बैंकिंग सिस्टम वाला भी और फाइनेंशियल कंडीशंस वाला भी। फॉर एग्जाम्पल जब आप बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम क्या है, जिसमें आप सेविंग या करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ वो आपको क्या करता है, लोन फैसिलिटी भी देता है। तो लोन फैसिलिटी एक तरीके की आपकी फाइनेंशियल हेल्प हुई। तो आपको फाइनेंशियल हेल्प जो है वो देने का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके का मल्टीलैटरल एजेंसी है। बैंक क्या है, एक मल्टीलैटरल एजेंसी है जो कि क्या कर रहा है, आपको दोनों फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहा है प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट या सेविंग आप सेविंग करके रख रहे हो उसे भी प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा है। तो इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को आप क्या बोलोगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का एनवायरनमेंट बोलोगे। फिर नेक्स्ट इसमें 2 पार्ट्स जो है वो डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है सब्सिडरी 1 एंड सेकेंड इज सब्सिडरी 2। इन 3 एस्पेक्ट्स को या इन 3 पार्ट्स को 2 सब्सिडरीज में पार्टिसिपेट किया है। ये दोनों सब्सिडरीज क्या रहती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। जब आप इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हो, अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन सब्सिडरी 1 मींस आपकी नेशनल आपकी कंट्री की बात हो रही है, अभी हम इंडिया में रह रहे हैं मतलब इंडिया की बात हो रही है, और सेकेंड सब्सिडरी 2 मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जब आप वर्ल्ड लेवल पर आप आपका फाइनेंशियल सिस्टम बताते हैं तो उसे आप किस तरीके से जज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा
अपनी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी, दैट मीन्स आपकी सब्सिडरी टू मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपकी इकोनॉमी क्या है, अच्छी है। सेकंड, पॉलिटिकल्स की बात होती है। जब आप फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन पॉलिटिकल कंडीशन से भी जज की जाती है। भैया हमारे यहाँ की जो पॉलिटी है या डेमोक्रेसी है किस तरीके की है, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन उन लोगों ने बनाए हैं जिसे आप कंट्री मेंबर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, तो दैट इज पॉलिटिकल। अगर आपका पॉलिटिकल स्टेटस आपकी कंट्री का अच्छा है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी वो क्या मिलेगा, अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा। नेक्स्ट इज सोशल। सोशल, आप अगर सोसाइटी के लिए कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं या स्कीम्स चला रहे हैं और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स वर्ल्ड में भी आपका स्टेटस सोशल इकोनॉमी का बेस्ट है और उसे वो वर्ल्ड के जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो उन्हें अपना लेती है। फिर नेक्स्ट लीगल। लीगल मीन्स जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू या गवर्नमेंट्स के थ्रू जो है वो चीजें करते हैं। लीगल किसे कहा जाता है, जब गवर्नमेंट की परमिशंस के थ्रू आप कोई बिजनेस या जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है वो चलाते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, लीगल बोलोगे। अगर आपकी कंट्री में कोई लीगल वर्क हो रहा है तो दैट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर भी वो लीगल वर्क काउंट आउट होगा। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल कंडीशंस। अगर आपकी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है दैट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ या फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपका बेस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज कल्चर। जब कल्चर की बात आती है तो रिलीजन, हम इंडिया में रहते हैं दैट मीन्स हमारे पास क्या है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजियंस है, बहुत सारे अलग अलग, और अब अलग अलग रिलीजियंस है मीन्स अलग अलग कल्चर होते हैं। तो जब आप कल्चर लेवल पर बात करते हो तो जब आप सबके अलग अलग कल्चर है, सबके अलग अलग रिलीजन है, उसी के साथ सबके अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस भी होते हैं। आपका जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्क होता है या फंक्शंस होते हैं तो उसमें अलग जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो अप्लाई होती है। दूसरे का रिलीजन अलग है, दूसरे का कल्चर अलग है, इट मीन्स तो फिर उसके लिए क्या होगा, अलग तरीके से जो है फाइनेंशियल कंडीशंस या फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अप्लाई होगा। तो वो क्यों होगा, क्योंकि आपका जो है वो अलग अलग सिस्टम जो है वो चलता है। तो जब आप अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करते हैं तो उसी के साथ जो है वो अलग अलग सिस्टम को मैनेज करके रखना किसका वर्क होता है, नेशनल लेवल का वर्क होता है। तो सारे अलग अलग कल्चर्स को डिफाइन करते हुए उस सिस्टम को प्रॉपर जो है फाइनेंशियल कंडीशंस को अप्लाई करते हुए पूरा प्रॉपर मैनेज करके रखना और उससे फिर एक पॉजिटिव वर्ल्ड ट्रेड पे या इंटरनेशनल ट्रेड पर उसका एक रिजल्ट तैयार करना, इट मीन्स फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस या फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम उसको बोलते हैं। तो ये था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कि मतलब आप जब इंटरनेशनल लेवल पर आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जब आप फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं इट मीन्स कि आप जो है आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं आप, तो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस तरीके से डिफाइन की जा रही है, या आप जब दूसरे कंट्रीज के साथ अपना बिजनेस शेयर करते हैं, जब आप दूसरी कंट्रीज में जाकर बिजनेस करते हैं या दूसरी कंट्रीज के मेंबर्स हैं यहाँ आकर आपकी कंट्री में आकर बिजनेस करते हैं, तो जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है चीजों का वो किस तरीके से होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जितने भी रिस्क होते हैं, ग्रोथ होती है, जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस अप्लाई होती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, साथ ही साथ आपका जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर आते हैं। तो आज हमने पढ़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो फर्स्ट हमने किया था नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब आपकी कंट्री का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब आप आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बताते हैं तो उससे अकॉर्डिंग आपकी कंट्री की पोजीशन जो है वो डिसाइड की जाती है। इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अभी हमारी इंडिया जो है वो किस कंट्री में आता है, डेवलपिंग कंट्री में आता है। डेवलप्ड कंट्री में नहीं गिना जाता, हमारी इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिस्ट में उसका नाम आता है। तो ये क्या है एक तरीके का कि जब आपकी इंटरनेट सारी चीजें एस्पेक्ट्स को स्टडी करा, जब आपके फाइनेंशियल कंडीशंस या फाइनेंशियल सिस्टम्स के डिसीजंस को एनालाइज किया, फिर आपकी कंट्री का क्या कह रहा है, एक पोजीशन तैयार की विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस या फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है।
फिर हमने उसके नीचे रिस्क को पढ़े थे। फर्स्ट नेचर है रिस्क एंड ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क भी होता है, साथ ही साथ उसमें ग्रोथ भी होती है। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जब आप अदर कंट्रीज के बहुत सारे कंट्रीज के ब्रांचेस हैं उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जब आप आपकी कंट्री के साथ मार्केट में मतलब बिजनेस में आपकी कंट्री की चीजें जो है एक्सचेंज कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, विच इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फोर्थ वन इज फाइनेंशियल डिसीजन, जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन आप आपकी कंट्री के लिए लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल को स्टडी करते हुए ही लेते हैं। अदर कंट्रीज की फाइनेंशियल ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेते हुए फिर आप आपकी कंट्री का कोई भी डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिस तरह आप आपके बिजनेस में असेट्स एंड लायबिलिटी को मैनेज करते हैं उसी तरह आप फाइनेंशियल कंडीशंस में या इंटरनेशनल लेवल पर भी आप आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज को मैनेज कर सकते हैं। उसी के साथ जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज होगा। फिर नेक्स्ट हमने बात करी थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट किस तरीके से डिफाइन होता है। इस 3 एस्पेक्ट्स हमने पढ़े थे, एक होता है मल्टीनेशनल एग्रीमेंट्स, एक होता है बैंकिंग सिस्टम आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है, नेक्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसीज जो है वो कौन कौन सी है या किस तरीके से वर्क कर रही है, साथ ही साथ इसमें 2 सब्सिडियरी होते हैं, आपकी कंट्रीज की थिंग्स और उसमें इंटरनेशनल थिंग्स। तो आपकी कंट्री का अगर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है इट मींस इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छी होगी, पॉलिटी अच्छी है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी होगी, सोशल कंडीशन अगर आपकी कंट्री की अच्छी है मतलब इंटरनेशनल सिस्टम पर भी वो अच्छी ही होगी, लीगल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, कल्चर कंडीशन, ये सभी अगर आपकी कंट्री की मतलब नेशनल लेवल पे ये सारी चीजें अगर आपकी प्रोग्रेस में है या उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका फर्क जो है वो आपको दिखेगा। तो ये था पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा सिस्टम कि किस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो वर्क होता है या किस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है वो चलता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।